सनी की बात सुनकर विराज और प्रखर ने तुरंत ही अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद तीनों के कदम सीधा यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया की तरफ बढ़ने लगे थे। जानवी लोगों को ऑब्जर्व करने में कमाल की थी। उसने नोटिस किया कि उन तीनों के ही एक्सप्रेशंस, खास करके प्रखर के एक्सप्रेशंस काफी बदले बदले नजर आ रहे थे। मैं देख सकती हूँ कि तुम तीनों ही मुझे कुछ अलग मूड में नजर आ रहे हो। क्या कुछ हुआ है क्या? जानवी ने पूछा। प्रखर ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और जानवी को बताया कि कैसे एक पतला दुबला लड़का उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया था। जब जानवी को पूरे इंसिडेंट के बारे में पता चला तो वो भी प्रखर को कंफर्ट करते हुए बोली, बस इतनी सी बात, ये तो बहुत छोटा सा मैटर है प्रखर। तुम्हें उस लड़के की बातों को दिल पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें कभी युविका से बात करने का मौका भी नहीं मिला है। ऐसे में जब वो तुम्हें उसके साथ देखेंगे तो उनका ऐसा रिएक्शन आना बिल्कुल ही नॉर्मल है। छड्डो जी, मिट्टी पाओ। लेकिन प्रखर, तुम्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। युविका के लाखों दीवाने हैं, तुम उनके लिए कॉम्पिटिटर हो और तुम्हारे लिए वो सारे कॉम्पिटिटर हैं। मैंने सुना है कि कुछ लोग वाकई में काफी डेंजरस हैं। चौंकते हुए जानवी ने प्रखर को सतर्क कर दिया था। जानवी उम्मीद कर रही थी कि प्रखर और युविका की जोड़ी जल्द ही बन जाए। युविका उसकी छोटी बहन की तरह थी और प्रखर उसके भाई जैसा था। हालांकि ये दोनों फैक्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। दरअसल जानवी और युविका की इस बारे में बात हुई थी। उसे युविका के मुंह से सुना कि उसकी नजर में प्रखर का इंप्रेशन बहुत ही शानदार है। प्रखर एक अच्छा इंसान है जो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ऑनेस्ट है, लेकिन युविका उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की नजर से ही देखती है। दूसरे शब्दों में कहें तो युविका की नजरों में विराज, प्रखर और सनी सभी एक दोस्त जैसे ही हैं। एक पल के लिए सभी लोग काफी डिप्रेस्ड हो गए थे, लेकिन तभी विराज जोर जोर से हंसने लगा और उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, चलो यार पहले कुछ खा लेते हैं और इस बारे में ज्यादा बात ना करे तो ही अच्छा है। विराज के हुक्म को कौन मना कर सकता था। तुरंत ही सभी ने कैफेटेरिया में खाने का ऑर्डर दे दिया था। कुछ ही देर में उनकी टेबल पर इडली, डोसा, चाउमीन और समोसे आ गए थे। अभी खाना शुरू ही किया था कि तभी एक और मुसीबत विराज की पलटन के सामने आकर खड़ी हो गई थी। इस बार एक मोटा आदमी उनकी टेबल के पास आया और अपने हाथ को जोर से उस टेबल पे मारते हुए बोला, तुम लोगों को आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, युविका से दूर रहो। उसे हाथ भी लगाया ना तो अगले दिन तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी बॉडी मिलेगी, वो भी बिना सर की। उस आदमी ने टेबल पर हाथ इतना जोर से मारा था कि जानवी के समोसे हवा में उड़ते हुए सीधा जमीन पर आ गिरे थे। विराज जिंदल और उसकी पलटन ने उस मोटे आदमी को देखा। वो आदमी भी उन लोगों में से एक था जो हाथ धोकर युविका के पीछे पड़ा था। उसका नाम कार्तिक था। यूनिवर्सिटी में सभी उसे नंदी बुलाते थे। ओ, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मोटा नंदी, अपने शरीर पर तोंद क्या लटका ली? तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से ज्यादा पावरफुल हो? मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक मोटा बकरा हो जिसे जल्दी हलाल किया जाएगा। जानवी ने गुस्से की नजरों से कार्तिक को देखते हुए कहा, बकरा किसे बोल रही हो? कार्तिक की आंखों में भी गुस्से की चमक आ गई थी और उसने भी कड़क अंदाज में जानवी को जवाब दे दिया था। हालांकि इससे पहले कि वो मोटा कार्तिक अपना कोई दूसरा रिएक्शन देता, जानवी ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर उसके चेहरे को टमाटर से भी ज्यादा लाल कर दिया था। सटा की आवाज के साथ जब जानवी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा तो पूरा कैफेटेरिया दहल उठा था। उस थप्पड़ में इतनी पावर थी कि 1 मिनट के लिए वो मोटू कार्तिक स्टन्ड रह गया था। चेहरा तो लाल हो ही गया था, लेकिन साथ ही साथ उसका पूरा चेहरा जलने भी लगा था। जिन लड़कियों को वो हमेशा कमजोर समझता था, आज उसे पता चला कि लड़की के हाथ की असली पावर क्या होती है। जानवी भी युविका की तरह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके पीछे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं थे। उसके 2 कारण थे। पहला ये कि बाहर की दुनिया में जानवी ने सभी को बोल रखा था कि वो ऑलरेडी कमिटेड है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम विराज जिंदल है। दूसरा ये कि बिजनेस की दुनिया में भले ही जानवी का लेवल कम था, लेकिन बिजनेस के कॉन्टैक्ट्स की दुनिया में जानवी का कोई मुकाबला ही नहीं था। इसीलिए ऐसे लोग उसके पास आने से भी कतराते थे। भाड़ में जा तू साली कमीनी,
जानवी की हरकत ने उस मोटे कार्तिक को गुस्से से लाल पीला कर दिया था। कार्तिक ने अपना हाथ हवा में लहराया और तेजी से जानवी के चेहरे पर थप्पड़ लगाने आया, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ जानवी के गालों तक पहुंच पाता, एक जोरदार लात के चलते वो जमीन पर गिर गया था। जानवी ने तुरंत ही अपनी नजर उस इंसान पर डाली जिसने उस मोटू कार्तिक को लात मारी थी। कसम खुदा की, ये पल जानवी के लिए सबसे खूबसूरत पल थे। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि उसका विराज, जिसकी बॉडी टाइप काफी एवरेज थी, उसकी लात से 120 किलो का मोटा आदमी जमीन पर गिर जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे जानवी के प्यार ने विराज को सुपरमैन बना दिया था। विराज ने उस मोटू कार्तिक को देखा और उसी की टोन इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जानवी वो लड़की नहीं है जिसे तू हाथ लगा सके। विराज की बात सुनकर वो मोटू कार्तिक जमीन से उठने की कोशिश करने लगा। अभी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था कि तभी एक दूसरे आदमी ने लात मारकर उसे वापस से जमीन पर पटक दिया था। वो लात प्रखर की थी। लात मारने के बाद प्रखर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुझे इससे क्या मतलब है कि मैं युविका के पीछे पड़ूं या किसी और लड़की के? तूने क्या युविका का ठेका ले रखा है क्या? मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इस मामले से दूर रह, वरना बाद में बोलना मत कि मैंने बताया नहीं था। हालांकि वो मोटू कार्तिक जमीन पर पड़ा था, लेकिन प्रखर की बात सुनकर वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, युविका के पीछे पड़ेगा? अरे पहले अपनी क्वालिफिकेशंस तो देख ले। तुम सभी लोगों का टोटल एसेट भी 2 करोड़ नहीं होगा, बात कर रहा है। मेरे पास 400 करोड़ रुपए हैं, समझा? एक झटके में तुझे बर्बाद कर दूंगा। अब जब उस मोटे कार्तिक ने पैसों की बात छेड़ डाली थी, तो भला विराज चुप कैसे बैठ सकता था? अच्छा ऐसी बात है, तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हारी फैमिली में ऐसी क्या खास बात है जिसके दम पर तुम आज इतने महान हो? जब विराज बोल रहा था, तब वो मोटा कार्तिक जमीन से उठ खड़ा हुआ था और अपने कपड़ों को झाड़ रहा था। जैसे ही विराज का बोलना खत्म हुआ, वैसे ही उस मोटू कार्तिक ने मुंह खोला, द 7 पैराडाइज होटल। जैसे ही जानवी ने उस मोटे कार्तिक की बात सुनी, वैसे ही वो जोर जोर से हंसने लगी। जानवी ने सोचा था कि उस मोटे कार्तिक का कोई अच्छा खासा बैकग्राउंड होगा, लेकिन वो तो बस एक होटल के दम पर उछल रहा था। द 7 पैराडाइज होटल भले ही 5 स्टार प्रॉपर्टी थी, लेकिन उस होटल की कीमत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं थी। और जिस इंसान के सामने वो खड़ा था, यानी अपना विराज जिंदल, उसके लिए 400 करोड़ रुपए क्या थे? कुछ भी नहीं। द 7 पैराडाइज होटल का नाम तो सुना है, लेकिन शायद मैं कभी गया नहीं हूँ। जैसे ही विराज ने बोलना खत्म किया, वैसे ही सामने से मोटू कार्तिक ने कहा, जाएगा कैसे? मेरे होटल में जाने के लिए औकात होनी चाहिए, जो तुम्हारे में से यहाँ किसी की भी नहीं है। ये बोलने के बाद वो मोटा कार्तिक जोर जोर से हंसने लगा था। विराज ने उस मोटे कार्तिक की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तुरंत ही अपनी जेब से फोन बाहर निकाला और मुंबई शहर के पर्सन इंचार्ज यानी हैदर भाई को कॉल लगा दिया था। इस बार भी हैदर का कॉल उसकी बेटी ने नहीं उठाया। जैसे ही विराज को सामने से हैदर की आवाज सुनाई दी, वैसे ही विराज ने हैदर को एक नया काम दे डाला था। हैदर, द 7 पैराडाइज होटल के मालिक के बारे में पता लगाओ और उन्हें कहो कि मुझे जल्दी से जल्दी कॉल करे। हैदर ने तुरंत ही विराज के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया था। वैसे तो हैदर को अब विराज के ऑर्डर्स की आदत हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो विराज के काम करते हुए थक गया था। हैदर को लगता था कि वो बहुत लकी है जो विराज जिंदल का एक तरीके से राइट हैंड होकर काम करता है। उसे इसीलिए भी विराज का काम करने में खुशी मिलती थी, क्योंकि विराज उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। कॉल कट करने के बाद विराज ने मुस्कुराते हुए उस मोटे कार्तिक को देखा और बोला, चल अपन एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? कौन सी शर्त? कंफ्यूजन में विराज को देखते हुए मोटे कार्तिक ने कहा। विराज के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा खिल उठी थी। देख, अभी थोड़ी देर में तेरे पापा मुझे कॉल करेंगे। अगर कॉल नहीं आया तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर कॉल आया तो तू मुझे 1000 रुपए देगा। बता कैसी लगी मेरी शर्त? विराज की बात सुनकर 1 मिनट के लिए मोटा कार्तिक स्टन रह गया था, लेकिन 1 मिनट के बाद वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, मेरे डैड तुझ जैसे गरीब को कॉल करेंगे? अबे तू क्या पागल है क्या?
तू चाहता है कि मैं तेरे सामने झुक जाऊं और अपनी गलती मानूं? घंटा, बाबा जी का ठुल्लू। अबे क्या बकवास कर रहा है? सीधा सीधा बोलना, शर्त लगानी है या नहीं? ये बोलते हुए प्रखर ने अपनी एक और लात से उस मोटे कार्तिक पर हमला किया। हालांकि वो मोटा कार्तिक वापस से जमीन पर गिर पड़ा था, लेकिन विराट की बात सुनकर उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने पेट को पकड़ते हुए उसने हंसते हुए कहा, मैं शर्त लगाता हूं 10 मिनट बस, विराज ने सीरियस अंदाज में कहा। लेकिन विराज की सीरियसनेस को वो मोटा कार्तिक बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था और लगातार हंसता जा रहा था। उस मोटे कार्तिक को लग रहा था कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें अमीर होने की और रुतबा दिखाने का झूठा नाटक करने का शौक होता है, क्योंकि उनके पास करेज नहीं होता है। और अगर विराज ने जो कुछ भी कहा है वो सच होने वाला है, तो 10 मिनट का भी क्यों इंतजार करना, नाम सुनकर ही कॉल आ जाना चाहिए। वैसे विराज जानता था कि हैदर की एफिशिएंसी बहुत तेज है। 10 मिनट तो विराज ने जानबूझकर कहे थे। विराज को भी पता था कि हैदर उससे भी जल्दी उसका काम कर देगा। करीब 5 मिनट बाद अचानक से विराज का फोन बजने लगा था। विराज ने देखा कि कॉल किसी अननोन नंबर से आ रहा था और बिना किसी झिझक के विराज ने तुरंत ही कॉल उठा लिया था। सामने से एक मिडिल एज्ड आदमी की अपॉलजी भरी आवाज सुनाई दी। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं ये तो नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को एक बार माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। विराज ने उस अपॉलजीज को सुनकर तुरंत ही कड़क आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा केपेबल है, जरा समझाओ उसे। ये बोलते हुए विराज ने अपना फोन तुरंत ही उस मोटे कार्तिक की तरफ फेंक दिया था। उस मोटे कार्तिक ने लपकते हुए विराज का फोन पकड़ लिया था। जैसे ही उसे सामने से एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी, वैसे ही उसका चेहरा ब्लैंक हो गया था। उसके तोते उड़ गए थे। डैड। पूरी हिम्मत जुटाते हुए उस मोटे कार्तिक के मुंह से केवल यही शब्द बाहर निकले, और जैसे ही बाहर आए वैसे ही दूसरी ओर से, जहां लगातार अपॉलजीज का सिलसिला शुरू था, वो अचानक से स्कोल्डिंग में बदल गया था। हालांकि उस मोटे कार्तिक के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन अपने पिता की डांट के सामने आखिर वो अपना सिर हिलाने के अलावा और कर भी क्या सकता था। लगातार 2 मिनट तक उसके पिता उसकी फोन पर बजाते रहे और उसके बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया था। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने पिता की बात सुनकर उस मोटे कार्तिक ने भी गिरगिट की तरह अपने रंग बदल दिए थे और विराज के सामने अब माफी मांगने लगा था। क्या करेगा अब विराज? क्या विराज उस मोटे कार्तिक को छोड़ देगा, या फिर उस मोटे कार्तिक से विराज को और भी कुछ पता चलेगा? युविका के और कितने आशिक थे जिनसे अभी विराज की पलटन को मुकाबला करना था? क्या उनमें से कोई ऐसा होगा जो विराज की पलटन पर काफी भारी पड़ेगा? क्या प्रखर और युविका के बीच सिर्फ दोस्ती ही रहेगी, या फिर दोस्ती प्यार में बदल जाएगी? आखिर युविका को पाने के लिए प्रखर को क्या क्या करना होगा? सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।